Hello, learners. Ruhi ma'am here again, and I welcome you in this YouTube channel where I'm going to continue with the same chapter, Nationalism in India, class 10, with figure, pictures, and sources in detail. जो नॉर्मली आप लोग इतना देखते नहीं हो और आप सोचते हो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो। जब चैप्टर कराऊंगी तो बताऊंगी किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिगर 6 दिख रही है। ये है क्लब ऑफ थिंकर्स, एनोनिमस कैरिकेचर है ये। तो कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर होता है एक फ़नी या एग्जैजरेटेड पिक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो आप जिसको देख के आप हंसो। तो आप सबके मुंह पे मज़ल देख रहे हो, जैसे गाय के मुंह पे मज़ल या डॉग पे मज़ल लगा देते हैं कि किसी को काटे ना, और गाय जो बहुत ज़्यादा चारा खाती रहती है तो उसके मुंह पे भी मज़ल लगा देते हैं। तो यहाँ पे कैरिकेचर आपको दिख रहा है कि यू नो कि इन सबके मुंह पे एक मज़ल लगा हुआ है, यानी कि आपको बोलना नहीं है। आपको जो भी है आप कुछ भी करो लेकिन बोलो मत। अगर मतलब आप सोचो, दिमाग में सोचो, सब कुछ करो पर बोलो मत। तो ये एक कंजर्वेटिस्ट सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है, जो आप इस चैप्टर में करोगे, लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। वो हम बाद में करेंगे, बट ये सोर्स पहले बता देती हूँ। इसमें एक द प्लाक ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्पेक्शन। आपको याद है मैंने प्लाक अभी जकरबर्ग में भी बताया था, जो लिबर्टी की उस पिक्चर में बताया था। और यहाँ पे भी एक प्लाक है, आपके लेफ़्ट साइड में एक प्लाक लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ मीटिंग इज़ हाउ लॉन्ग विल बी थिंकिंग अलाउड। ये बहुत फ़नी सी बात है कि इस मीटिंग में हमारे मुंह पे तो मज़ल लगा हुआ है, हम कितनी देर सोच सकते हैं। इस मीटिंग का जो मुद्दा है वो ये है, ठीक है। तो जो बोर्ड के राइट लिस्ट में है रूल ऑफ क्लब, उसमें भी लिखा हुआ है। जो राइट लिस्ट में आपको यहाँ दिख रहे हैं रूल्स, ये लिखा हुआ है। ये रूल्स जो हैं वो क्या हैं? पहली बात तो ये है कि साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी, यानी कि कोई बोलेगा नहीं, सब चुप रहेगा। और दूसरा है टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेंबर बोलने के लिए मजबूर हो जाए, मतलब उससे रहा ना जाए और वो बोल पड़े, तो उस टेम्पटेशन हो उसको बोलने के लिए, तो इसलिए मज़ल दे दिया गया है ताकि सब लोग अपने मुंह पे मज़ल लगा लें, कोई भी नहीं बोलेगा। ये उस वक्त की सोसाइटी के बारे में बता रहा है, कंजर्वेटिज़म के बारे में बता रहा है कि जहाँ लोगों को बोलना अलाउड नहीं था, स्पेशली मोनार्क के अगेंस्ट में। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। तो ये आप कंजर्वेटिज़म में अपना ये वाला पिक्चर जो है डाल सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे एक पिक्चर है, इसमें जैसम मज़ीनी है। और जैसम मज़ीनी के बारे में आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली में भी करोगे कि क्या था ये और कैसे इन्होंने क्या करा। तो समझ लो ये एक लीडर हैं, और इन्होंने, इनका जो टाइम है वो 1805 से 1872 तक है। और ये एक इटली रेवोल्यूशनरी पेट्रियाट हैं, जैसे इंडिया के हैं चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस, ये इटली के हैं। फ्रीडम फाइटर भी हैं। इन्होंने ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली मैंने बताया आपको, मैप पे दिखाया था, टू सिसिलीज़ के बारे में भी बताया था मैंने। तो ये जो है फिगर ये बता रही है कि जोसेफ मज़ीनी जो थे वो एक ब्रेव लीडर हैं, हु वांटेड इटली टू बी फ्री एंड यूनाइटेड। और उन्हें लगता था कि ऑल पीपल शुड लिव इन अ नेशन ऑफ देयर ओन, मतलब सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए और सब होनी चाहिए। तो ये एक मज़ीनी की पिक्चर है, और उन्होंने एक बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई थी। और जोसेफ मज़ीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न। तो बर्न के बारे में भी आपको सारे कंट्रीज़ में आपको बता रही हूँ, सब यूरोप के कंट्रीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहिए। तो बर्न जो है इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। ये कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड है और फेडरल कैपिटल है। यहाँ पे जर्मन ज़्यादातर बोली जाती है। और ये एक नदी है, आरे नदी, रिवर, वहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बर्न। तो ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं सोर्स और पिक्चर देखते हैं। यस, ये पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बता रही है मैसेकेर एट चियोस। तो आपको मैसेकेर का मतलब आना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस पिक्चर रिलेटेड टू व्हाट, वो सब मैं बताती हूँ। यहाँ पे यूजीन डेलाक्रो 1824। तो
एक्चुअली एक बड़ा ट्रैजिक इवेंट था ये, दैट टुक प्लेस इन 1822, जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। आपने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आपके में है, चैप्टर में है, वो जब हम चैप्टर करेंगे तो मैं बताऊंगी। ये एक्चुअली ग्रीक्स जो थे ये अगेंस्ट ऑटोमन्स थे। अब ऑटोमन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। ऑटोमन्स, हु आर ऑटोमन्स, ये आप याद कर लो, क्योंकि ऑटोमन्स आना चाहिए, लास्ट में भी हम करने जाएंगे ऑटोमन्स। तो ऑटोमन्स वर एक्चुअली दे वर वेरी पावरफुल मुस्लिम एम्पायर, जो ज़्यादातर उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका पे रूल करा। 600 साल सबसे ज़्यादा इन्होंने रूल करा। और इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था ओस्मान वन, उसी के नाम से पड़ा है ऑटोमन। तो इनका रूल शुरू हुआ है, देखो भाई कितना लंबा, 1299 से लेकर के 1922 तक। और इनकी जो पहले जो कैपिटल थी वो उसको बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। अब जो है वो टर्की है या इस्तांबुल है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम्स हैं, सारे ही मुस्लिम हैं। और यहाँ के जो फेमस रूलर हैं वो सुलेमान द मैग्निफिसेंट बोलते हैं उनको। और जो एरिया है आप याद रख लो ऑटोमन्स का, वो है टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, पार्ट्स ऑफ अरेबिया एंड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और धीरे धीरे इनकी पावर ख़त्म हो गई 1800, और जब ब्रिटिशर्स आ गए 1900 में, और जब सेकेंड एम्पायर एंडेड इन 1922, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और मॉडर्न टर्की बन गया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आर्किटेक्चर, ट्रेड, मिलिट्री, इसके लिए। और लोग आज भी याद रखते हैं सप्रेसिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, जैसे मैसेकर एट चियोस ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस पिक्चर में जो क्या है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन वेरी डिटेल। तो ये जो यूजीन डेलेक्रोय हैं, जो इनका नाम लिखा हुआ है यूजीन, ये एक फ्रेंच पेंटर हैं। इन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई, उसका नाम रखा मैसेकर एट चियोस, जो दिखा रहा है सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स एंड मेड मैनी पीपल इन यूरोप सपोर्ट ग्रीक इंडिपेंडेंस। और ये पिक्चर बन गई, इट इज़ द सिंबल ऑफ क्रुअल्टी बाय एम्पायर्स। इट एनकरेज मोर पीपल अक्रॉस यूरोप टू सपोर्ट नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो ये आप देख सकते हो, पिक्चर के बारे में लिखा हुआ है पूरा, विमेन, चिल्ड्रेन, कलर देखो कैसे यूज़ करे हुए हैं। तो ये एक्चुअली फ्रीडम फॉर ग्रीक स्ट्रगल है, ग्रीक को आज़ाद कराने के लिए। अब हम आते हैं ये बॉक्स 1 में ग्राइम ब्रदर्स के बारे में है। ये आप ये पढ़ोगे, ग्राइम ब्रदर्स कौन थे, उन्होंने कौन सी किताब रखी, और नेशन बिल्डिंग में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ये आप जब क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट करोगे ना, वर्नाक्युलर लैंग्वेज और लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें भी आप ये आंसर लिख सकते हो। तो ग्रिम्स फेरी टेल्स इज़ अ फेमिलियर नेम। और दो ब्रदर हैं इसमें, विलियम ग्रिम वर नॉट जस्ट फेमस, दे वर नॉट स्टोरी टेलर्स, बट दे वर ऑल्सो प्लेड, इन्होंने जर्मनी को यूनाइट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और ये जर्मन स्कॉलर थे, लिंग्विस्ट थे। इन्होंने फोक टेल्स मतलब जैसे कि फोक टेल मतलब गांव की कहानियाँ जो हम मॉरल के साथ सुनाते हैं, जैसे सिंड्रेला, इनकी जो थी, इन्होंने जो पब्लिश कराई थी ट्रेडिशनल फोक टेल्स, जैसे सिंड्रेला आपने सुना है, स्नो वाइट, हेंसल एंड ग्रेटल। और ये कहते थे जो फोक मतलब गांव का संगीत। स्टोरी जो है वो जर्मन, तो ये जर्मन के लिए था कि कंट्री साइड जर्मनी में एक कॉमन जर्मनी स्पिरिट और कल्चर डेवलप होएगा कहानी के थ्रू। जो लोग कहानी पढ़ेंगे एक कल्चरल यूनिटी आएगी, क्योंकि जर्मनी उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। और ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टेल्स को इकट्ठा करा और पूरे जितने भी ऑल ओवर जर्मन स्पीकिंग रीजन में उन्होंने इसको पब्लिश करा और लोगों को पढ़ने को बोला। तो इससे क्या हुआ कि उनको लगता था कि सब लोग पढ़ेंगे तो एक अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक जर्मन डिक्शनरी भी तैयार करी टू प्रिजर्व द जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने लैंग्वेज, वो कहते थे कि लैंग्वेज जो है वो यूनाइट करता है एक नेशन को, और दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड जर्मन फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। वो कहते थे जैसे नेपोलियनिक एम्पायर से अलग रहना, हमें अलग इंडिपेंडेंट होना है। और ग्रिम ब्रदर जो थे वो कहते थे कि नेशन जो होता है इट इज़ नॉट जस्ट बाय बॉर्डर्स बट बाय स्टोरीज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। तो ये है इनका आपका लिखा हुआ है, इन्होंने कहाँ तक, ये कहाँ पैदा हुए थे, सिटी ऑफ हनोई इन 1785 एंड 1786। उसके बाद आप देखो इनके बारे में लिखा हुआ है कि
बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ। और हाँ, जो ये सिटी है हनोई, ये भी जर्मनी में एक टाउन है एक्चुअली, फ्रैंकफर्ट के पास में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अभी आप पढ़ोगे आगे जा कर के। तो ये जो है यहाँ पे 6 साल तक ये गांव-गांव जाते रहे, फेरी टेल लिखते रहे जनरेशन्स के लिए। और इन्होंने मैंने सिंड्रेला तो आपको बता ही दिया है। एंड बच्चों के लिए भी लिखते रहे। 1812 में उन्होंने कलेक्शन ऑफ टेल्स लिखी। और ये काफ़ी पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। ये जर्मनी को यूनाइट करना चाहते थे। इन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाई जो मैंने बताया था। और वो फ्रेंच डोमिनेशन को अपना दुश्मन मानते थे। वो कहते थे जर्मनी जो है अपनी आइडेंटिटी को बना के रखे। एंड दे कंसिडर देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स, डेवलपिंग जर्मन लैंग्वेज। तो एक क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का, उसमें ये जर्मन, ये ग्रिम ब्रदर्स के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं ये पिक्चर। दिस इज़ पेजेंट अपराइजिंग 1848। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है एक्चुअली। ये जो अपराइजिंग है ये आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि अपराइजिंग की क्या वजह थी और हाउ व्हाट डिड दे डू। तो आपका डेट जो है वो 1848 है आपका। तो पेजेंट अपराइजिंग जो है मेन ये 1848 है। दैट स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप। इन्होंने डिमांड करी थी फ्रीडम, इक्वालिटी, नेशनल यूनिफिकेशन। तो जितने भी पेजेंट थे, वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, मिडिल क्लास अक्रॉस यूरोप रिवोल्टेड अगेंस्ट द मोनार्कीज़ एंड यू नो देयर वर एरिस्टोक्रेट। जैसे इंडिया में ज़मींदार थे और वो बहुत नाराज़ रहते थे कि टैक्सेस बहुत हाई थे, लैक ऑफ लैंड था, फ्यूडल डूज। फ्यूडल का मतलब होता है जो किसान काम करता है उसको अपने मालिक को कुछ पैसे देने होते हैं। तो ये पेजेंट रेवोल्यूशन ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस एंड जर्मन स्टेट्स में। तो लिबरल पेजेंट्स जॉइंड लिबरल्स आल्सो डिमांडिंग कि हमारा जर्मनी एक होना चाहिए। एंड इन द ऑस्ट्रियन एम्पायर दे डिमांडेड अ फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडलिज्म एंड नेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये चाहते थे, लेकिन मोनार्क्स ने इनके सारे अपराइजिंग को क्रश करा। और लिबरल मिडिल क्लास डिड नॉट फुली सपोर्ट। इन्होंने भी, लिबरल ने भी सपोर्ट नहीं करा। तो इससे काफ़ी कमज़ोर हो गया था ये पेजेंट मूवमेंट। लेकिन इनकी डिमांड वही थी, फ्रीडम, इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी। सो हेयर आई एम रैपिंग अप विद फिगर नंबर 9 एंड do I will update my next video for the other resources, remaining resources of this chapter. Sorry, not resources, sources and the figures. Till then, keep studying. Bye bye. Take care.